स्टॉक्स पर रणनीति भी सुझाएंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। कमजोरी बढ़ चुकी है बाजार में और लगातार ये तीसरा दिन था जब भी हम ये कमजोरी देख रहे हैं। निफ्टी देखिए 136 अंक नीचे है, 18,200 को भी अब निफ्टी ने तोड़ दिया है। सेंसेक्स में 500 अंकों की कमजोरी है। हालांकि नया बैंक निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं संभाले हुए है और अभी भी हरे निशान में 25 अंक की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये तो था मार्केट चेक। लेकिन एक बार एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं हमारे साथ। इस वक्त मंदार जुड़ चुके हैं प्रिसीजन टेक्निकल से। मंदार, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट पर आपकी राय जानना चाहेंगे। लगातार तीसरा दिन है, हम कमजोरी देख रहे हैं और आज तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी किन स्तरों पर देख रहे हैं आप? मंदार, आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपने जो माइक है उसको अनम्यूट कर लीजिए। पूजा जी, मुझे लगता है निफ्टी के केस में जो एक्सपायरी है वो 18,100 और 18,150 के बीच में हो सकती है और बैंक निफ्टी के केस में भी इसी तरीके का एक फ्लैट ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। 39,600 के आसपास बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी। जो इंटरेस्ट है वो मुझे लगता है कि इंडेक्स स्टॉक्स के बाहर होगा और हमने पिछले 3 दिनों में एक अच्छा करेक्शन भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में और नीचे अगर जाते हैं 50 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स तो वहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो वहाँ से हमें थोड़ा ये जो सेलिंग जो बिकवाली हमें जो देखने को मिल रही थी वो शायद रुक जाएगी। ओके, और इसके अलावा मंदार स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? पूजा जी, स्टॉक्स के केस में देखिए, जैसे मैंने कहा स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू है। 3 स्टॉक्स हैं कि जो मैं देख रहा हूं। पहला तो है एक शॉर्ट टर्म के ट्रेड से कोटक बैंक। ये कोटक बहुत बढ़िया सा चार्ट दिख रहा है। आज अगर इंट्राडे में भी देखते हैं तो अगर तो चार्ट 4% ऊपर है। इंट्राडे में बढ़िया सा वॉल्यूम भी ट्रेड कर रहा है। 2094 का फिलहाल प्राइस है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे इसने 2077 का एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये स्टॉक ऊपर चला है। तो मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है, ये जो स्ट्रेंथ है, जो आज ये स्टॉक दिखा रहा है, ये आगे भी कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा और मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा अपसाइड भी देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर से कोटक बैंक एक निवेश के लिए अच्छा रहेगा स्टॉक। इसमें स्टॉप लॉस बनेगा 2015 का 2015 का और ऊपर में टारगेट मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने में 2300 के करीब इसका टारगेट बनेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है जीएमआर इंफ्रा। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के तौर से इस स्टॉक के लिए स्टॉक चार्ट पे व्यू लेना चाहिए। इस लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखते हैं तो इसने 11 साल का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 39 के लेवल्स पे, वो ब्रेक करके ये स्टॉक ऊपर चला है और कंटिन्यूसली इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी पिछले अगर 4-5 दिनों का इसका कंसोलिडेशन भी देखे तो इसमें गिरावट नहीं देखने को मिली, इसमें सेलिंग नहीं आ रहा है, वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं और कंसोलिडेट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो 39 की लेवल है उसके ऊपर ये बना हुआ है। तो जब तक ये 39 के लेवल के ऊपर बना रहता है तब तक मुझे लगता है कि ये पॉसिबल मल्टी बैगर होगा, इसमें निवेश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 35 का और ऊपर में इसका 1 साल का टारगेट होगा 67 का। और तीसरा जो स्टॉक है वो इंट्राडे के तौर पे है। आज के ट्रेड में ये स्टॉक मुझे लगता है कि ये क्लोजिंग के वक्त ये चलना चाहिए, क्योंकि अगर इसका चार्ट देखें तो अच्छा खासा अंडर करंट दिख रहा है इंट्राडे चार्ट पे भी, डेली चार्ट और इन्वेस्टमेंट चार्ट पे भी अच्छा लगता है। लेकिन इंट्राडे के लिए आज इस स्टॉक पे देखना चाहिए, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। करंट प्राइस 95 का है और 9350 94 95 कंटिन्यूअसली इसमें अंडर करंट आ रहा है, नीचे से बाइंग आ रहा है। तो जब तक ये सपोर्ट लेवल होल्ड करता है मुझे लगता है एक आखिर में एक ऊपर की मूव हमें ये दिखा सकता है। तो इसलिए ट्रेडिंग के लिए इसमें ये एक स्टॉक बाय कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 93 का और ऊपर में टारगेट होगा 99 का। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक शॉर्ट टर्म के लिहाज से, जीएमआर इंफ्रा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और इंट्राडे के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लग रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं 99 तक के लेवल्स।
इस स्टॉक में दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज एक्सपायरी किन स्तरों पर हो सकती है, इस पर हमने एक ब्रोकर्स पोल भी कराया और वो आपके स्क्रीन पर है। अब इसमें देखिए लगातार जो ज़्यादातर जो जानकार हैं 60% जानकारी मान के चल रहे हैं कि 18,300 से 18,350 के बीच एक्सपायरी हो सकती है। वहीं 10% का ये भी मानना है कि आज जो एक्सपायरी होगी वो 18,300 के नीचे के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर नज़र रखिए। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी हमने सवाल किया था कि आज वहाँ पर एक्सपायरी कहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर जानकारों का मानना था कि जो लेवल्स हैं 29,500 से 29,600 की जो रेंज है, जिस पर कि इस पर कभी बैंक निफ्टी कारोबार भी कर रहा है, इस स्तर पर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। 5% का मानना है कि 29,500 के नीचे भी जा सकता है बैंक निफ्टी, और इसके अलावा 29,600 से 29,700 के रेंज है, उस पर 30% जानकारों का मानना है कि इस लेवल पर भी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। वहीं 20% जानकारी भी मांग के चल रहे हैं कि 29,700 के ऊपर भी एक्सपायरी देखने की उम्मीद है। तो ये हमने ब्रोकर्स पोल कराया और एक्सपायरी का जो स्तर होगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में एक्शन कहाँ है ये भी समझ लेते हैं। ये बताने के लिए अब शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून पूजा। तो मिड कैप स्पेस में एक्शन ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेक्टोरल इंडिसेस हैं वो एक रेंज बाउंड पे हैं, लेकिन उसमें भी पीएसयू बैंक्स में जो है अच्छी खरीदारी दिखने मिल रही है। लगातार दूसरे दिन अच्छी स्ट्रेंथ है, पर आईटी स्टॉक्स में जो है वहीं पे बिकवाली जो है लगातार देखने मिल रही है पिछले 3 सेशन से। और याद रखिए एफएमसीजी में भी दबाव है। तो हम लोग पिकअप करते हैं मिड कैप के गेनर्स की। तो उसमें आपके सबसे पहले है आईआरबी इंफ्रा और वैरोक इंजीनियरिंग। ये दोनों स्टॉक्स जो हैं ऑलमोस्ट 8 से लेकर 16% तक भाग चुके हैं। रेल विकास निगम में भी बज़ है आपकी मर्जर की रेलवे एंटिटीज़ की, उसमें भी स्टॉक अप ऑलमोस्ट 8% है। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट टॉप गेनर है आपका निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का, वो भी 4% अप है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक हैं, वैपको, एचईजी, नारायण हृदयालय, ये सारे स्टॉक्स में जो है थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। और लगातार तीसरे दिन पीएनबी हाउसिंग में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है जब से उनकी कार्लाइल डील जो है ऑफ हुई है। उसके अलावा पीएसयू बैंक गेनर्स की बात कर रहे थे तो उसमें जो है अच्छी स्ट्रेंथ दिखने मिल रही है। याद रखिए वोडाफोन ने जो है मॉरेटोरियम का ऑप्शन जो है 4 साल का जो है पेमेंट का जो है डेफर्ड पेमेंट का जो है ले लिए हैं। उसके कारण भी एक रीज़न हो सकती है कि पिछले 2-3 सेशन से पीएसयू बैंक्स में जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और आप देख सकते हैं यूनियन बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। ओवरऑल आईटी लूजर्स में जो है फिर से देख रहे हैं कि आईटी के नतीजे कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बाद जो है कोई ज़्यादा ट्रिगर नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। आपके मिड कैप स्पेस में भी माइंडट्री ले लीजिए, एलएनटी, टीएस ले लीजिए, कोफोर्ज, एलएनटी, इन्फोटेक, ये सारे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट 4 से लेकर 8% तक का डाउन टिक देख रहे हैं। हमने अर्निंग्स इम्पैक्ट निकाला था और देखा था कि मिड कैप स्टॉक्स में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि शॉपर स्टॉप के शानदार नतीजे थे, लेकिन जो मैनेजमेंट गाइडेंस है फ्यूचर की जो डिमांड की, स्पेशली जो ओपन अप थीम की चल रही है, उसके कारण जो है स्टॉक 17.5% अप है। टाटा कम्युनिकेशंस के भी एक अच्छे नतीजे आए थे और ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड सेगमेंट में ग्रोथ दिखा। स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अप है 4%, लेकिन एंजल ब्रोकिंग और टाटा स्टील के नतीजे खराब नहीं आए थे। ऑपरेशनली दोनों अच्छे किए थे और एंजल ब्रोकिंग ने तो ऑलमोस्ट 13 लाख नए कस्टमर्स लगाए, लेकिन वहाँ पे जो है मुनाफा वसूली देखने मिल रही है और ये दोनों स्टॉक्स पे जो है थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर लग रही है। और उसके अलावा एक खबर की भी बेस्ड न्यूज़ है आपकी, ईज माई ट्रिप रहेगी फोकस में। उन्होंने अधिकरण का प्रस्ताव 28 अक्टूबर को करेंगे, उस पर एक विचार। तो ये सारे जो स्टॉक्स है बस कर रहे थे आपके मिड कैप स्पेस में अभी। पूजा ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शरदी सारी डिटेल्स देने के लिए। नतीजों पर ही बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपने नंबर्स घोषित किए हैं। काफ़ी बढ़िया नंबर्स देखने को मिले हैं। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, मुनाफा भी बढ़ा है कंपनी का और आय में भी बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और सरकारी बैंकों में देखिए अब नंबर्स धीरे धीरे आना शुरू होंगे और लगातार एक रन अप बना हुआ है और उसको देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी लीड कर रहा है। 6 से 7% की मजबूती के साथ आज ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। मंदार, सरकारी बैंकों पर आपकी राय लेना चाहेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या स्तर दिख रहा है, अभी जो तेज़ी आई है उसमें चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको और अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं? और बाकी पीएसयू बैंक स्टॉक्स जो हैं जिनमें की लगातार तेज़ी बनी हुई है उसमें भी अपना व्यू शेयर करिए। कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? पूजा जी, शुरुआत करते हैं ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की चार्ट से। आज अच्छा खासा वॉल्यूम, जैसे आपने कहा, बढ़िया सा वॉल्यूम इसमें देखने को मिला है।
अब 23 का एक लेवल है कि जहां पे इसमें रेजिस्टेंस बनता है, ये ब्रेक करके अगर ये स्टॉक ऊपर चलता है तो हमें ऊपर में 26, 27, 28 का भी लेवल देखने को मिल सकता है अगले कुछ यानी इमीडिएट नहीं, लेकिन अगले कुछ दिनों में ये ऊपर के टारगेट्स इसमें बन सकते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये अच्छा लगता है। और जैसे आपने कहा कि पीएसयू बैंक्स में कौन से स्टॉक्स, तो 3 स्टॉक्स हैं कि जो मैं देख रहा हूं। पहला तो मेरा सबसे टॉप पिक रहेगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का अगर चार्ट देखते हैं तो आपको एक चीज जो इमीडिएट नोटिस होगी, यानी पिछले अगर 4-5 दिन का भी चार्ट देखते हैं तो एक चीज जो इमीडिएट नोटिस होगी वो है कि एसबीआई ये क्लियर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। मार्केट में जो बिकवाली देखने को मिली है वो उसका इफेक्ट एसबीआई पे हुआ नहीं है। एसबीआई कंटिन्यूअसली ऊपर है, ऑल टाइम हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है, फिलहाल 499 का प्राइस है। तो इसमें स्ट्रेंथ तो जरूर है, अंडर करंट है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी 10-11 साल का एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये स्टॉक ऊपर चला है, जो हमें कहता है कि ये आगे जाते हुए एक मल्टी बैगर बनेगा। तो एसबीआई मेरा सबसे बढ़िया सा यानी टॉप वाला पिक एसबीआई होगा, इन्वेस्टमेंट के दौर से भी और शॉर्ट टर्म के ट्रेड से भी। शॉर्ट टर्म में अगर इसमें ट्रेड करते हैं तो इसमें स्टॉप लॉस 480 का रखना चाहिए और ऊपर में इसमें 540, 550 का टारगेट होगा। लेकिन मेरा राय ये होगी कि आप इन्वेस्टमेंट के तौर से इसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट के दौर से इसमें रिटर्न जो है वो सबसे बढ़िया होगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा हमने इंट्राडे के तौर पे भी आज डिस्कस किया, लेकिन ये भी इन्वेस्टमेंट के दौर से एक अच्छा पिक है। और ये सेकंड पिक है पीएसयू बैंक्स में। इसमें 84 के स्टॉप लॉस से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऊपर में इसमें 130, 140 का इसमें टारगेट बनेगा। ये सारे जो टारगेट्स हैं ये 6 महीने से 1 साल के बीच में अचीव होंगे। और तीसरा जो स्टॉक पीएसयू बैंक्स में हमने देखना जरूरी है वो है कैनरा बैंक। ये सारे के सारे ऐसे स्टॉक्स हैं कि जो कंटिन्यूअसली अंडर करंट दिखा रहे हैं और जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कैन बैंक का भी चार्ट अगर देखें तो जो पिछले 2-3 दिनों में बिकवाली देखने को मिली उसका इस पे इफेक्ट नहीं हुआ है। अभी भी 52 वीक हाई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि इसमें भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। इसमें भी एक इन्वेस्टमेंट का ट्रेड बन सकता है। 160 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में इसका जो टारगेट बनेगा वो 250 से लेके 260 तक का होगा। ये सारे के सारे 6 महीने से लेके 1 साल की व्यू से जरूर इसमें निवेश करना चाहिए। बिल्कुल, तो कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सरकारी बैंकों से। और निजी बैंकों में भी हमने देखी शो की शुरुआत में ही आपको कोटक महिंद्रा बैंक में राय दी थी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। आज उस स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है, वहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी नतीजे आने वाले हैं मिड कैप स्पेस से ही, उस पर भी हमारी नज़र है। और शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शायद पहले तो बताइए टीवीएस मोटर्स के नंबर्स कैसे देखने को मिल सकते हैं? वायदे बाजार में टीवीएस मोटर्स रहेगा फोकस में। ऑटो के जो है वन ऑफ द फर्स्ट अर्निंग्स देखने मिले ऑटो सेक्टर के। देखा जाए तो ओवरऑल जो है रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट 18% का ग्रोथ देखने मिलेगा। और ये कह सकते हैं कि एबिडा में भी जो है एक अच्छी जंप देखने मिलेगी, 14% जंप रहेगा। मार्जिन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सपाट रहने वाले 9% के आसपास। और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो याद रखिएगा 2 तरीके के फैक्टर्स होंगे। एक होंगे आपके जो 46% ग्रोथ आपका एक्सपोर्ट्स में दिखा है, वो नेगेट हो रहा है आपके डोमेस्टिक सेल से जो ऑलमोस्ट 8% आया है, तो उसमें खींचा तनाव ज़रूर रहेगा और वो आपके टॉप लाइन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा बात करते हैं अच्छी प्रोडक्ट मिक्स हुई है, प्राइस हाइक्स हुए हैं, रियलाइजेशंस में बढ़ोतरी है, तो उससे क्या है मार्जिन्स को सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्जिन्स जो है ऑलमोस्ट घटने का प्रेशर था क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े थे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पोर्शन है और दोनों साइड जो है तनाव यहाँ पे भी देखने मिलेगा। और उसके अलावा रियलाइजेशन का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन 11 से लेकर 14% तक रहेगा टीवीएस मोटर्स के लिए। और अब फोकस ले आते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के प्रति, तो यहाँ पे जो है नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ जो है ज़्यादा नहीं रहेगा, 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अनुमान है। और जो पैट उस पर 21% का जो है ग्रोथ देखने का एक्सपेक्टेशन है। याद रखिए कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो चुके हैं और ये जो है यील्ड्स पे प्रेशर लेंगे कंपनी के ऊपर। और उसके अलावा जो है कॉम्पिटिटिव रेट ऑफरिंग्स आ रहे हैं और राइजिंग जो हाउसिंग डिमांड है उसके कारण जो डिसबर्समेंट्स के नंबर्स होंगे वो अच्छे होंगे। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स के भी नंबर्स आए थे तो रूरल डिसबर्समेंट्स अच्छे थे। तो ओवरऑल डिसबर्समेंट्स जो है बीएफएसआई सेक्टर में जो बहुत अच्छा कर रहा है। और लोन ग्रोथ जो है इंडिविजुअल लोन्स पे 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अनुमान रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के लिए।
और क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे देखने के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए, वो रहेगा आपका लोन बुक का क्या ग्रोथ है, डिमांड और रिकवरी के पे क्या आउटलुक है, और ओवरऑल एसेट क्वालिटी और प्रोविजनिंग पे जो है सबका ध्यान रहेगा। और आखिर में बात करेंगे फार्मा स्पेस से बाइकॉन। सिंजीन के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं जो कंपनी के जो आम थे, और उन्होंने ऑलमोस्ट इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स किया, लेकिन हालांकि उनको पैट में थोड़ी सी मार पड़ी एक्सेप्शनल लॉस के कारण। और बाइकॉन की प्रीव्यू देखें तो दिखेगा कि सेल्स में ऑलमोस्ट 6% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है, और पैट पे जो है फिर से एक प्रेशर आने वाली है इस कंपनी में भी, पेरेंट कंपनी में 20% का जो है डाउनटिक का एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन्स जो है थोड़ी सी बेटर होगी, ऑलमोस्ट 24% पे आएगी, और जो सीक्वेंशियली देखा जाए तो रेवेन्यू में बढ़त होगी स्मॉल मॉलिक्यूल बिजनेस सेगमेंट में, और स्टडी ग्रोथ रहेगा आपका बायोलॉजिक्स बिजनेस में और रिसर्च सर्विस का बिजनेस में। मार्जिन्स का एक्सपेंशन इसलिए होगा क्योंकि एक इम्प्रूवमेंट आई है आपके बायोलॉजिक्स सेल्स में, और पैट जो है क्यू में एक अच्छी रिकवरी देखने मिलेगी क्योंकि वो इम्पैक्ट हुई थी कोविड के कारण। सो ओवरऑल जो है जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं तो थोड़े से मिक्स रह सकते हैं फार्मा स्पेस में, बट LIC हाउसिंग फाइनेंस को ले लीजिए या TVS मोटर्स को ले लीजिए तो वो थोड़े से बेटर एक्सपेक्टेशंस हैं। बिल्कुल। तो TVS मोटर्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस और बायोकॉन, ये 3 नतीजे आने वाले हैं अलग अलग सेक्टर से। देखिए ये नंबर्स आ रहे हैं और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए और ये तमाम डिटेल्स शेयर करने के लिए। मंदार, आपसे समझना चाहेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये जो तीनों नतीजों की बात की, नतीजों से पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए 1% मजबूत आज कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए, नतीजों से पहले क्या रणनीति अपनाएं स्टॉक में? पूजा जी, ये स्टॉक पिछले अगर 2-2.5 महीनों का अगर चार्ट देखते हैं तो एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ये ऑलरेडी चल चुका है। तो हायर टॉप हायर बॉटम करते हुए ये ऊपर निकला है, और करंट अगर प्राइस देखते हैं तो ये 430 के आसपास इसमें एक अच्छा सपोर्ट बनता है। तो 430 को ये अगर रिस्पेक्ट करता है तो मुझे लगता है इसने फिर से एक बार ये जो लेटेस्ट इसका जो हाई था 465 के करीब, वो छूने की ज़रूर कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल एक इनडिसीजन है, राह देखिए रिजल्ट्स आने की और उसके बाद ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन लेवल्स कौन से वॉच करनी चाहिए, तो 430 का एक सपोर्ट है और 465 का ऊपर में रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये रहा LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। अब आगे बढ़ते हैं और दिग्गज निवेश मुकुल अग्रवाल ने सितंबर तिमाही में कई शेयरों में नई खरीदारी की है, और अभी पोर्टफोलियो में उनके किस तरह के स्टॉक्स दिख रहे हैं, ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा नज़र आ रहा है, ये भी समझ लेते हैं। पूरी जानकारी लेकर आई है सृष्टि हमारे साथ बनी हुई है इस वक्त। सितंबर तिमाही में दिग्गज इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो में कुल 47 स्टॉक्स रहे हैं जिनकी नेट वर्थ 2332 करोड़ बताई जा रही है। अब आइए जानते हैं उनके टॉप स्टॉक्स कौन से हैं वैल्यू वाइज टर्म्स में। सबसे पहले नाम आता है रैडिको खैतान का, फिर इंटेलेक्ट डिजाइन, PDS मल्टीनेशनल, डिशमन कार्बोजन, अपोलो पाइप्स, मैस्टैक और गति। ये कुछ ऐसे नाम्स हैं जो कि दिग्गज इन्वेस्टर की लिस्ट में हैं, जो कि टॉप स्टॉक्स हैं उनके इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर हम देखें तो। और कुछ अब चेंजेस भी किए गए हैं सितंबर तिमाही में। तो अब हम देखते हैं मैस्टैक, जहां पे उन्होंने कुल 0.18% की हिस्सेदारी अपनी बेची है, और साथ ही डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज में भी उन्होंने 0.16% की अपनी हिस्सेदारी जो है उसमें वहां पे उन्होंने बिकवाली की है। गति, यहाँ पे उन्होंने एडिशन किया है, 0.2% हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। न्यूजन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे भी उन्होंने 0.1% हिस्सेदारी बढ़ाई है, और साथ ही डिशमन कार्बोजन, यहाँ पे उन्होंने 0.3% हिस्सेदारी अपनी पोर्टफोलियो में जोड़ी है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें एडिशन भी किया गया है बीती तिमाही में, जहाँ पर अब जो कुल होल्डिंग है वो 1% से ज़्यादा हो गई है। सबसे पहला नाम आता है PDS मल्टीनेशनल फैशन का। दूसरा नाम है हाल ही में आया IPO पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, जिसने फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं अपने निवेशकों को। ये मुकुल अग्रवाल ने भी ऐड किया है। लॉजिस्टिक्स उनके रेडार पे काफ़ी दिख रहा है। हमने देखा कि गति में उन्होंने एक एडिशन किया था, साथ ही बीती तिमाही में उन्होंने एलकार्गो लॉजिस्टिक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। इसके अलावा MTR टेक्नोलॉजीज, गोल्डियम इंटरनेशनल में भी उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। एक केवल NSE पे लिस्टेड कंपनी जोता हेल्थ केयर भी उनके रेडार पे थी, और साथ ही विधि स्पेशलिटी फूड में भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी खरीदी है बीती तिमाही में। ओके,
तो बाजार के जाने माने दिग्गज निवेशक हैं मुकुल अग्रवाल और उनका पोर्टफोलियो भी देखिए हमने आपके सामने रखा। तो इन स्टॉक्स को नोट डाउन कर लीजिए और नज़र रखिए इनके परफॉर्मेंस पर। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स जहां पर कि एक्शन दिख रहा था उसमें आईआरबी इंफ्रा है आज का टॉप गेनर मिड कैप स्पेस से, और ट्रेंड के विपरीत आज बाजार में जो ट्रेंड दिख रहा है उसके विपरीत आज ये कारोबार कर रहा है। तो काफ़ी शानदार तेज़ी इस स्टॉक में बन रही है। मंदार, आप क्या सजेस्ट करेंगे आईआरबी इंफ्रा के चार्ट का और कितना मजबूत हो सकता है ये शेयर? पूजा जी, फिलहाल ये 245-46 की लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसका टारगेट जो इसमें बना था वो 250 का है। देखिए, इसमें जो इन्वेस्टमेंट यानी जो एक्चुअल टाइम था ट्रेड करने का ये स्टॉक वो था 29 सितंबर का, जहां पे जब इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट जनरेट किया। इसमें एक रेजिस्टेंस बना था 184 का, एक अच्छे खासे 2-3 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने ब्रेकआउट जनरेट किया था। तब प्राइस था 190 का, तब एक्चुअल में इसमें ट्रेड बनना चाहिए था। अब ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर चला है, तो यहाँ पे निवेश करना थोड़ा सा इसमें रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए अगर किसी की पोजीशन हो तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर पे अभी तो फिलहाल इसमें देख नहीं सकते हैं, कंसोलिडेशन के बाद जरूर व्यू ले सकते हैं। अब इसका अगर शॉर्ट टर्म चार्ट भी देखते हैं तो ये कंसोलिडेशन के बाद आज निकला हुआ है, बढ़िया से वॉल्यूम्स भी ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म का भी जो इसमें ऊपर में टारगेट बनेगा वो भी करीबन 250-255 के आसपास होगा। तो इसलिए मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर से इसे ना देखें, लेकिन अगर किसी की पोजीशन हो तो वो जरूर होल्ड कीजिए। उस केस में आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो मुझे लगता है कि आपने 235 पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ओके, ठीक है। तो ये रहा है आईआरबी इंफ्रा पे आपको दे दी गई है। अगला स्टॉक है आज वैरोक इंजीनियरिंग। आज यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक करीब 10% ऊपर आज के सेशन में कारोबार कर रहा है। मंदार, इस पर सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए, सेल, बाय या होल्ड? चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको? पूजा जी, सही कहा आपने, एक बढ़िया सा वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंसेस भी ब्रेक करके ऊपर चला है। यानी इसमें जो 313 से लेके 319-20 तक के जो रेजिस्टेंसेस थे ये ब्रेक करके स्टॉक इसके ऊपर चला है। तो जब तक 320 के ऊपर ट्रेड होता है तब तक इसमें बुलिश व्यू बना रहेगा। यानी क्या, तो एक लॉन्ग पोजीशन बनी रह सकती है। इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 313 के आसपास बनेगा, और ऊपर में इसमें अपसाइड्स हमें 355 से लेके 380 तक की अपसाइड्स हमें देखने को मिल सकती है अगले कुछ दिनों तक। लेकिन ध्यान रखिए 313 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें हम काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये रहा वैरोक इंजीनियरिंग में आपको दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और आज की एक बड़ी खबर जो थी वो थी कि आज देश में 100 करोड़ का जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो अब पार हो चुका है और उसको पूरी भारत में सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। और उस पर प्रधानमंत्री ने भी देश के सभी वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का और कोरोना वॉरियर्स का आभार व्यक्त किया। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हो गए तो वो एक बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। ओके, तो फिलहाल मिड कैप मस्ती में मेरे साथ इतना ही। मंदार